हाय एवरीवन। तो हम लोग जो सी जी पी एस सी ए ई का पेपर हुआ है 28 अगस्त को, उसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे और जिन क्वेश्चन में प्रूफ्स की ज़रूरत होगी उसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो पेपर 1 है जिसमें जी एस के क्वेश्चन 50 to 150, पहले 50 to 100 जो छत्तीसगढ़ के हैं और फिर 100 to 150 जो इंडिया लेवल के हैं उनको पूरा सॉल्व करूँगा। फिर पेपर 2 कोई और करेगा और उसमें पूरा सिविल इंजीनियरिंग सॉल्व होगा पूरे आंसर्स के साथ। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट की बात कर रहा है कि क्रॉप सर्कल कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इन जीडीपी इन ईयर 1920। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये पेपर पहले का था जब हम लोग देने वाले थे 2021 में, फिर उसको पोस्टपोन किया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पहले के बने हुए हैं, क्योंकि अगर रिसेंट के होते तो वो 20 से 21 में पूछता है, लेकिन 19 से 20 मतलब पेपर पहले का बना था। तो ऐसे आगे भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो गया 10.19%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, विच इज़ मेन ऑयल सीड क्रॉप ऑफ छत्तीसगढ़। तो देखिए वो सोयाबीन भी है और पीनट भी है, मतलब मटर भी है, लेकिन ये ऑयल सीड क्रॉप है। लेकिन अगर देखा जाए मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सोयाबीन। तो आपका जो 52 का आंसर होगा वो होगा ए, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड धाब। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जशपुर, ये हमारा आंसर है 53 का सी। विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज़ स्टेट टोमेटो रिसर्च सेंटर। तो फिर से हमारा आंसर जाजपुर ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट बियर प्लांट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर दुर्ग है। ये सब आंसर थोड़े से वेल नोन थे तो ईजिली मार्क्ड हो सकते थे, लेकिन ओवरऑल पेपर टफ आया था। फिर विच प्लान ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंस ऑफ वनाचल विलेज। ओके, तो ये भी हम लोग को वेल नोन है कि इंदिरा वान मितान योजना। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो इसे बोलते हैं डबल जेपेडाइज। तो ये इसका आंसर लोगों को कन्फ्यूज़न में है। कुछ लोग आर्टिकल 22 बोल रहे हैं, कुछ लोग आर्टिकल 21 भी मार के आए हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जो 19th आर्टिकल है ये आपके फ्रीडम से रिलेटेड है, तो इससे कोई खास रिलेशन नहीं। आपका जो 21 आर्टिकल है वो राइट टू लाइफ है। ठीक, आपका आर्टिकल 22 है, ये बताता है कि जब भी हम लोग कभी जेल में जाएंगे तो अगर पकड़े जाएंगे तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 to 48 आवर में लाना है। तो हम लोग को जो वहाँ पे सुविधा मिलती है वो हमें आर्टिकल 22 बताता है। लेकिन ये जो हमारा आर्टिकल 20 है इसके 3 सब क्लॉज हैं, 1, 2, 3। इसमें जो सेकेंड सब क्लॉज है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2, ये हमें बताता है कि आपका डबल जुपिडाइज मतलब आपको एक ही गलत काम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ओवरऑल अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो वो पक्का ही आपका आर्टिकल 20 ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। 58, तेंदुपत्ता संघारक सामाजिक सुरक्षा योजना इज़ नेम्ड ऑन द नेम ऑफ। तो ये नेम्ड है शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पे। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया। अब ऑन विच ऑफ द ग्राउंड प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। उनका इनकैपेसिटी, ये होता है जो जजेस होते हैं उनके लिए होता है कि अगर वो इनकैपेसिटी में है मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हटाना पड़ेगा। करप्शन नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया हुआ है कि अगर आप वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया डी।
अब ये है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट। अगर आपकी वोटर लिस्ट बन गई है तो ऑन विच ऑफिसर्स नोटिस बोर्ड क्लेम फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम्स इन द लिस्ट और ऑब्जेक्शन टू एनी एंट्री इज़ नॉट टू बी पब्लिश्ड। तो बोल रहा है किस पे पब्लिश नहीं होगा, तो उसका आंसर हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। क्योंकि जब भी हम लोग किसी वोटर लिस्ट में हम लोग नाम डालते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ही लिखा रहता है, वही सब कुछ करता है। तो एक बार सब कुछ हो गया तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, तो नॉट पब्लिश्ड, तो वो हमारा होता है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। मतलब थोड़ा सा नॉट की वजह से घुमा दिया था, बाकी आंसर इजी था। अब ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। तो ये हमारा जो मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ था 2000 में, 1 नवंबर 2000 में, तो लोग अंदाज़ा मारे कि जस्ट उसके 1-2 साल बाद हो जाएगा, बट इसका आंसर है जनवरी 2005 डी। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि ये मैंने एक साइट से लिया है। तो इसमें एग्जैक्टली आपका लिखा हुआ है कि उसके उपरांत छत्तीसगढ़ में पहली बार दिसंबर 2004 से जनवरी 2005 में आपका पंचायतों में सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। तो आपका जो पहली बार पंचायत के आपके इलेक्शंस हुए वो हो गए जनवरी 2005 में। ओके, अब यहाँ पे है अंडर विच पंचायती निर्वाचन नियम द छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्शन कमीशन डज नोटिफाई पंचायत इलेक्शन। तो इसका आंसर आपका ये रूल 90 छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995। तो इसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो मैं फिर आपको प्रूफ पे ले चलता हूँ। ये रहा, अगर आप एग्जैक्टली इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 1995 के नियम 90 द्वारा शक्तियों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग, तो यहाँ पे ये निर्वाचन परिणामों को घोषित करता है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है कि रूल 90 छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन 1995 के तहत ही हम पंचायत निर्वाचन नियम छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्शन को नोटिफाई करते हैं। ओके, तो हमारा आंसर हो गया ए। अब विच कमेटी was set up in 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ पंचायत। तो पंचायत बनाई गई तो उसके बाद कमेटी भी बनाई गई कि कैसा काम कर रहे हैं, क्या उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, चेंजेस आज भी हो रहे हैं, तो वो थी अशोक मेहता कमेटी। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग था, तो थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग ईजी हो जाता है मैचिंग पे। मैच द कमिटी और जो एक्टिविटी करती हैं कमिटीज़ वो, तो जैसे एग्रीकल्चर है, तो अगर हमें ज़्यादा नहीं भी पता है तो ये एग्रीकल्चर में फिशरीज़ पावर इनसे रिलेशन होता है। तो यहाँ गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो करता ही क्या है, बजट और टैक्सेशन करता है। अगर आपका कम्युनिकेशन वर्क है तो हम लोग ये सब कैसे करते हैं, वाटर सप्लाई से, इरिगेशन से, इन सब से। और ये जो आपका इंडस्ट्री है तो वो कॉटेज इंडस्ट्री तो होना ही है। तो ये थोड़ा सा ऑब्वियस था, मतलब नहीं भी पता तो भी लगा सकते हैं। तो इसका अगर हम आंसर देखते हैं तो वो आंसर निकल के आता है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स एवरी मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, तो वो हमारे सरपंच हैं, ऑप्शन बी। अब एमंग द 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु लॉर्ड बुद्धा कौन से नंबर के थे। तो ये लॉर्ड बुद्धा हमारे 9th के थे। ओके, फिर तेलाशीबादा इज़ एसोसिएटेड विद विच रिलीजियस सेक्ट। तो ये जो हमारा सतनाम पंथ है उससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। फिर विच प्लेस इन छत्तीसगढ़ इज़ फेमस फॉर एक्सपिएशन ऑफ काउ स्लटर। मतलब कि यहाँ प्रायश्चित हो रहा है आपका
कि काउच लटर नहीं होना चाहिए। तो आप भी थोड़ा सोच सकते हैं कहाँ हो सकता है, आश्रम टाइप जगह पे हो सकता है। तो इसका आंसर है सी, सिरकट्टी आश्रम, कुतेना। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि बांध देउल ऑफ अरंग इज़ अ टेम्पल ऑफ विच कैटेगरी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये हमारा जैन से रिलेटेड है, तो जैन हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांदेल, द प्लेस रिलेटेड टू नहर सत्याग्रह इज प्रेजेंटली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो दामतैर पॉपुलरली नोन है, तो आंसर हो गया हमारा बी। फिर बीच तरियामा गोबर छोता, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पजल। तो ये टॉर्टॉइस के लिए है। इन जगदालपुर दलपत सागर टैंक है वॉज बिल्ड बाय रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो वो हमारा आंसर है ककतिया। ओके, विच हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक छत्तीसगढ़ी दान लीला। तो इसके जो हमारे हैं वो हैं सुंदरलाल शर्मा जी। ओके, फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ चंद्र अमृत बरसाई। तो ये बहुत ही फेमस बुक है और हम लोग इसके ऑथर को जानते ही हैं, वो हैं लखनलाल गुप्ता। ओके, 75th, हु अपॉइंट्स रीजनल इलेक्शन कमिश्नर। तो बहुत लोग को गवर्नर लगता है कि ये रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है इसलिए, लेकिन नहीं, वो इलेक्शन कमीशन है और उसके हेड जो हमारे वो प्रेसिडेंट होते हैं, तो आपको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम जीव दारन। तो हम थोड़ा हिंदी में चलते हैं क्योंकि ये मुहावरे पूछ रहा है जो छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड है। जो यहाँ पे है जीव डारन मुहावरे, इसका मतलब है जीव डारन मतलब जीव मतलब आपका जो जीवन होता है, और डारन मतलब उसमें डारना मतलब प्राण प्रतिष्ठा करना। जैसे हम लोग नॉर्मली मूर्ति रख लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है, पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, तो उसी का है जीव डारन। ओके, अब फिर ये भी हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। खुरमी पकवान किससे बनता है। तो ये आटे और गुड़ के मिश्रण से बनता है और अलग अलग सेट में क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे बट ऑप्शंस नहीं चेंज हुए हैं। तो अगर ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए ही है। ओके, अब छत्तीसगढ़ डायलेक्ट लरिया इज स्पोकन नियर बॉर्डर ऑफ विच स्टेट। तो जो छत्तीसगढ़ है उसके पास जो उड़ीसा है वहाँ के बॉर्डर पे ये बोला जाता है। तो हमारा आंसर हो गया सी। व्हाट इज़ चिकारा रिलेटेड टू। तो ये है अ टाइप ऑफ वोकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, फिर संती नेम ज्वेलरी इज़ worn ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये लेग में पहनी जाती है। फिर ये ईडियम आ गया, मतलब हम लोग हिंदी में जाएंगे। जर बुतान मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जर मतलब एक तरीके से गुस्सा है, बुतान मतलब जलना होता है। तो गुस्सा है और क्रोध है, सही है, को शांत होना। तो एक तरीके से बुतान होता है मतलब बुतना मतलब ख़त्म होना। तो ये भी हो सकता है आपका बी। और एक होता है मारे जलना, मतलब क्रोध से आप एकदम जल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो हम जो एकदम अप्रोप्रिएट आंसर मानेंगे वो होगा डी। क्रोध के मारे जलना होता है जरबुतान। ओके, क्योंकि अगर आप गुस्से से शांत होना देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेट करता है ठंडा पड़ जाना, मतलब अगर ठंडे पड़ गए हैं तो मतलब आप गुस्से से शांत हो भी गए हैं। तो ये दोनों कहीं ना कहीं मैचिंग है। तो आपके मतलब हम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ये कर सकते हैं कि क्रोध के मारे जलना ही हमारा इसका आंसर होगा डी। तो टू बर्न विद एंगर। ओके, फिर है द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
विल बी हेल्ड ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब जो हम लोग की एज है वोट करने की, 21 साल, 18 साल, कुछ भी चेंज की जा सकती है एज़ पर लोकसभा, वो जैसे भी अपना लेजिस्लेशन बनाना चाहें। तो ये जो एडल्ट सफरेज है कि हमारी एज क्या होगी जब हम वोट देंगे, कौन वोट दे सकता है, तो वो सब लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 326 में। ये फेमस पॉइंट है तो हमें पता होना चाहिए। फिर वॉट इज़ एनोटेटेड इन स्टेट एम्बल। तो हम लोग जैसे कि जब भी कुछ भी लगाते हैं CGPSC का या कुछ भी, तो हम लोग एक स्टेट का वहाँ पे सिंबल भी लगाते हैं। तो यहाँ बोल रहा है स्टेट आपके एम्बल में क्या रहता है। तो हम लोग जो भी वीडियोस देखे हैं वो जान रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा अशोक स्तंभ बीच में होता है। ऐसे ही MP में बरगद का पेड़ होता है। विच पीरियड ऑफ रॉक आर मेनली फाउंड इन बंगेलखंड प्लेटू इन छत्तीसगढ़। तो इसमें अगर जैसे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि देवोनियन पीरियड या जुरासिक पीरियड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जुरासिक पीरियड सी। हम आपको सॉल्यूशन पे ले चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन है कि आपके बंगेलखंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और देखिए ये लिखा है जुरासिक पीरियड, मतलब ये रॉक है किसके, जुरासिक पीरियड के। ओके, अब अपने मेन क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 85 कि ओरिजिन ऑफ विच रिवर इज़ आउटसाइड द छत्तीसगढ़ बॉर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये इंद्रावती रिवर है जिसका ओरिजिन आपके आउटसाइड होता है। ठीक। विच पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट हैज़ लेस टेम्परेचर वेरिएशन इन समर एंड विंटर। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता है। ऐसा नहीं हो गया कि समर में 48 डिग्री सेल्सियस चला गया, विंटर में 5 डिग्री सेल्सियस चला गया, जैसा कि काफ़ी उत्तर प्रदेश के रीजन्स में होता है, नदर्न प्लेन में ज़्यादा होता है। तो उसका है हमारा सुरगुजा प्लेट्यू। ओके, ये पठार है सुरगुजा का, वहाँ पे नहीं होता है। विच मिनरल इज़ फाउंड इन बलोची एंड धेलकादाद एरिया ऑफ दुर्ग एरिया। ठीक है, अभी हम लोग ने पहले किया था दुर्ग एरिया। तो यहाँ पे लेड जो है, इसको सीसा बोलते हैं, ये ज़्यादा पाया जाता है। ओके, टू कॉल स्पेशल मीटिंग ऑफ जिला पंचायत हाउ मेनी मेंबर रिक्वेजिशन इज रिटन इन रिटन इज एसेंशियल। तो होता है हाफ मेंबर आपके 50% से, जिसको आप लोकसभा के टर्म में हम लोग मानते हैं कि इसे सिंपल मेजॉरिटी बोला जाता है। तो अगर इतने लोग रिटर्न में दे दिए हैं तो फिर आप मीटिंग बुला सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा सी, डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन कोल लेयर इज़ फाउंड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो आपकी ये ग्रेफाइट होता है जो कोल लेयर्स के बीच में पाया जाता है, और कोल ग्रेफाइट से ज़्यादा रिलेट करता है, ये सब हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंडीशन ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ सरपंच हु विल एक्ट एज ऑफिशिएटिंग सरपंच। मतलब अगर सरपंच नहीं है तो कौन होगा, तो डिप्टी सरपंच जैसा कोई टर्म होता ही नहीं है। सीनियर मोस्ट मेंबर भी नहीं होगा। क्या होगा कि जितने भी मेंबर्स हैं वो उतने टाइम के लिए एक और मेंबर इलेक्ट कर लेंगे और वो सरपंच एक्ट करेगा जब तक सरपंच नहीं है, फिर सरपंच आते ही उनको हटा दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग किंग ऑफ पांडु डायनेस्टी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। तो जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आपका इंक्रीज़ करता जा रहा है टेन्योर। तो जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थे इसमें थे, ये थे महाशिव तिवार देव। तो इनको फर्स्ट पे रखना चाहेंगे तो ऑप्शन बी एंड डी दोनों हो गया। उसके बाद जो इसमें थे वो हर्षगुप्त का नाम आता है। तो जितना ज़्यादा महान मतलब उसका उतना टेन्योर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि टेन्योर आपका एग्जैक्टली कहीं दिया नहीं हुआ है। तो ये आपका 4 वाला ऑप्शन हुआ। उसके बाद फिर ये सबसे कम फेमस नंददेव प्रथम, ये सबसे कम, तो आपका सबसे कम टेन्योर भी इन्हीं का होगा। तो
यहाँ पे सारे मैचिंग किए हैं, और तो आपका आंसर हो गया डी। तो इसका डी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। और अगर आप प्रूफ पे भी चलें तो ये दी हुई है डायनेस्टी सबकी। तो उदयन सबसे पहले थे, लेकिन रियल फाउंडर इंद्रबाल थे, जिनको हम लोग सेकंड पे रखे हैं टेन्योर के मामले में। और फिर नंदराज वन, जिसको सबसे कम पे रखे हैं क्योंकि सबसे कम फेमस थे, क्योंकि सक्सेसर ऑफ इंद्रबाल इनका बस इतना ही जान पहचान है। तो हर्षगुप्त ये यहाँ पे फेमस थे, और सबसे ज़्यादा जो थे, जो हम लोग पढ़े थे, तीवरदेव, ये यहाँ पे थे। तो ऐसे आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे फेमस के हिसाब से आपका वो ऑप्शन जो है वो डी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कुलपुत्रक द ऑफिस बियरर मैंशनड इन यज्ञ पिलर ऑफ किरारी। तो ये आपका इंजीनियर ऑफ चीफ जो मैकेनिक था, वो वहाँ पे मैंशनड होते थे। ओके, कुलपुत्र के नाम पे। अब व्हेन नागपुर स्टेट वाज मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन 1854, तो क्या हुआ था? मिस्टर मेंसल, रेसिडेंट ऑफ नागपुर, वाज मेड द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश ऑक्युपाइड नागपुर स्टेट। बिल्कुल सही बात है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, मिस्टर चार्ल्स सी इलियट वाज मेड द फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर। सही बात है। तो आपके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर यही लोग बनाए गए थे। तो जो हमारा आंसर होता है वो होता है बोथ ट्रू। तो यहाँ पे है बोथ ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े हैं। इनको देखा जाए तो पारक पैरालाकॉट रेबिलियन है, ठीक, मेरिया रेबिलियन है। तो क्या हुआ था कि जो ये मेरिया रेबिलियन हुआ था, इसमें मेनली अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें इसको और स्मॉल करके, तो ये जो मेरिया रेबिलियन हुआ था, इसमें हम लोग क्या था कि जो ह्यूमन सेक्रीफाइस हो रहा था उसके अगेंस्ट में थे। तो आपका जो मेरिया रेबिलियन है वो कहीं ना कहीं जो बी है ये वन को जाता है, कि आपका ह्यूमन सेक्रीफाइस इससे रिलेटेड था। ओके, और अगर आप बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या था, तो जो आपका ये है पैरल कोट रेबिलियन, तो इसमें ये जो रिलेटेड है वो था अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मराठा एंड ब्रिटिश रूल इन बस्तर। तो आपका जो ए था वो थर्ड से रिलेटेड था, और मेरिया जो था वो ह्यूमन सेक्रीफाइस के अबॉलिशन के लिए रिलेटेड था। तो आपका ए हो गया 3 और बी हो गया 1। तो अगर हम देखें तो ए 3 बी 1। ओके, तो हमारा इसका आंसर हो गया डी। अब देखेंगे हमारा अगर सी है वो 4 से रिलेटेड है। आपका कोई रेबिलियन अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्री, मतलब साल ट्री की कटिंग हो रही थी तो यहाँ से रेबिलियन हुआ कि हम कट नहीं करने देंगे। और जो तारापुर रेबिलियन था वो टैक्स में हाइक हो गया था, इसकी वजह से हुआ था। तो हमको पता चल चुका है, इसका आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट दीवान गोपीनाथ कपादर। ओके, तो अगर हम देखेंगे इसमें तो अपॉइंटेड दीवान वाज बैराम देव इन 1867। सही बात है। प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्रेसिंग बस्तर रिवोल्ट। सही बात है। बिकेम द मेन कॉज ऑफ बस्तर रिवोल्ट 1876। हाँ, वो पहले अपॉइंट हुए, उसके बाद फिर यही मेन कॉज बने, और फिर इन्होंने ही सप्रेस किया। किंग बैरम देव हैंडेड ओवर हिज थ्रोन। नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा, आंसर डी, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। ये तो सप्रेसर थे, तो इन्हीं की वजह से हुआ था, तो ये छोड़ नहीं सकते। ओके, तो हमारा आंसर हो गया डी। अब इसमें फिर से हमें अरेंज करना है। अरेंज इन ऑर्डर बिगनिंग टू एंड, फार्मर मूवमेंट स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़। तो अगर हमें इनके ईयर्स पता है तो हम जान सकते हैं। जो सबसे पहले हुआ था रिबेलियन अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर सिस्टम, ओके, बाय सेवाता ठाकुर। तो ये सबसे पहले किए। फिर कांदेल कनाल सत्याग्रह हुआ। उसके बाद फिर आपका दौदिलहारा किसान मूवमेंट हुआ। फिर विराट किसान हुआ। ठीक, तो अगर हम देखें तो पहले 4, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। तो 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका आंसर बी है। ओके,
97. The only representative from छत्तीसगढ़ in 1889 बॉम्ब सेशन कांग्रेस was, तो ये थे हमारे वामन राव लाखे. हु अपोज द साइमन कमीशन एज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उस वक्त मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो ही कौन सकता है, क्योंकि साइमन कमीशन हमारा आया था 1928 के आसपास. ओके, तो लेकिन उस वक्त हमारे थे काफ़ी पढ़े लिखे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी थे उस वक्त, और गवर्नर भी बनाए गए थे मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया के, और वो थे डॉक्टर ई राघवेंद्र राव. और इसका हम आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं कि ये देखिए राघवेंद्र राव के बारे में लिखा गया है कि ये शिक्षा मंत्री के पद पे थे, नियुक्त किए गए थे, और 15 में ये बिलासपुर नगर में थे, और फिर 36 में अस्थायी रूप से गवर्नर हुए थे, और इसके बीच में मतलब 1915 से 1936 मतलब आपका वही 28 के आसपास आता है, शिक्षा मंत्री थे ये उस वक्त. तो यहाँ से कंफर्म होता है कि इसका आंसर सी है 98 का. अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, दैट इज़ 99. हु वॉज अरेस्टेड फॉर होस्टिंग द ट्राई कलर फ्लैग इन रायपुर ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इन छत्तीसगढ़. तो ये थे हमारे रामकृष्ण ठाकुर, तो श्री रामकृष्ण ठाकुर. इन हुज टाइम द फॉरेस्टर केम टू छत्तीसगढ़. तो किसके टाइम पे ये आए थे, तो महिपात राव दिनकर के टाइम पे फॉरेस्टर आए थे छत्तीसगढ़ में. ओके, तो ये अब रिलेटेड थे छत्तीसगढ़ से, तो हम लोग ये पूरा सॉल्व कर चुके हैं. अब हम लोग वो सॉल्व करेंगे जो इंडिया से रिलेटेड है. ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. 1911 में कांग्रेस एनुअल सेशन हेल्ड हुआ था कलकत्ता में. बिल्कुल सही बात है, 1911 में कलकत्ता में ही हुआ था. 1911 में कांग्रेस एनुअल सेशन वाज बी.एन. धार ने. बिल्कुल सही बात है. जनगण मन वाज फर्स्ट संग इन 1911. तो ये कांग्रेस जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, ये सब ऐसा ही हुआ था. तो हमारा आंसर हो गया ए, सारे करेक्ट हैं. अब जो इंडिया से रिलेटेड है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीसीएस टाइप का पूछ लिया है, स्टेटमेंट दिए हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है फिर ये. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हिल स्टेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. शिमला वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग गुरखा वॉर. तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1814 से 1815 में हुआ था, और ये 1516 दिए हैं, सो दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट. In 1864, Viceroy John Lawrence officially moved his council to शिमला. बिल्कुल सही बात है. तो आपका पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो गया सी. गुड. अब हम अपने नेक्स्ट पे मूव करेंगे. ये किस ईयर में क्या क्या हुआ ये देखने के लिए आपका 1853 में सबसे फेमस है रेलवे लाइन बिछी थी बॉम्बे से थाने. बिल्कुल सही बात है. 1857 में आपका जो फर्स्ट स्पिनिंग वीविंग मिल था बॉम्बे में वो इस्टेब्लिश हुआ था, और जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी यहाँ से गई थी, और क्राउन का सीधा राज इंडिया पे हुआ था. तो ये सब एक साथ हो रहे थे. 1881 में मद्रास हार्बर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, और 1911 में ट्रांसलेट ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता, मतलब आप ट्रांसफ़र हो गया था कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली. तो ये दिल्ली में बैठ के डिसीजंस लिए जा रहे थे 1911 में. ये पूरी स्टोरी है क्यों हुआ कैसे हुआ. और फिर उसी में डिवीज़न वापस से रखा गया, जो बांग्लादेश को, जो अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश है, जिसे ईस्ट और वेस्ट बंगाल में बांट दिया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल कह के इसको वापस किया गया. लेकिन जो एक बार हो चुका वो तो हो चुका, फिर वो आगे भी हुआ ही. तो ये हमारा ए है, आपका सीधा सीधा मैच है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ नियो गोथिक स्टाइल. तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका आंसर है. 105 ये बोल रहे हैं कि 1946 में कांग्रेस पार्टी हैड फॉर्म्ड कमेटी ऑफ एक्सपर्ट. ठीक है, 46 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू टू प्रिपेयर द मटेरियल एंड प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसके लिए बनाया गया था. हु एमंग द फॉलोइंग वर नॉट द मेंबर ऑफ दैट कमेटी. तो आसिफ अली, केटे शाह, के एम मुंशी सब लोग थे उस वक्त. अपना पार्टीशन भी नहीं हुआ था. बी एन राव इसका आंसर है ए,
क्योंकि बी एन राव उसमें नहीं थे। हाँ, लेकिन बी एन राय ये थे, वो नाम है जो 1924 में ही बोले थे कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन जैसा और असेंबली जैसा सब कुछ होना चाहिए। तो अगर ये आता है कि किन्होंने ये बताया, पहली बार बोला, तो वो बी एन रे, लेकिन इस कमेटी में बी एन रे नहीं थे। अब अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दादर एंड नागर हवेली वाज इनकॉर्पोरेटेड इन एज यूनियन टेरिटरी। तो ये दोनों पहले अलग अलग थे, इनको एक में कर लिया गया था, काफ़ी चेंज हुए। और तो ये जो हुआ था वो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका 1961 में जो हुआ उसके तहत। ओके, मतलब कि ये उस वक्त डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी थी, ये हमारे कंट्री में नहीं थी। तो आपके 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये आपके यूनियन टेरिटरी की तरह ऐड कर ली गई थी इंडिया में। और जो मैं अभी बता रहा था कि दीव एंड दमन और दादर एंड नागर हवेली ये फिर से एक में ही मर्ज कर दिए गए हैं और इन्हें एक एंटिटी बना दी गई है, वो प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अभी अभी हुआ है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट, नो चेंजेस वाज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल राइट थी, उसको अलग से दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में शिफ्ट कर दिया गया। तो आपका 31 में चेंज हुआ था। आपका 15 जो फंडामेंटल राइट है उसमें चेंज हुआ था। 19 में हुआ था फ्रीडम जो दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं, उसमें चेंज हुआ। लेकिन 18 जो था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108 है, मतलब पीछे थोड़ा। फिर से स्टेटमेंट्स हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी एंड चूज द फॉलोइंग। तो हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट। सुनीति कुमार चटर्जी वॉज इन चार्ज ऑफ हिंदी प्रचारिणी सभा ऑफ बंगाल बिफोर इंडिपेंडेंस, सही बात है। बिफोर मेंबर ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1955, ही सपोर्टेड द यूसेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। तो आपके ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो आपका आंसर हो गया ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 109, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट भूपेन हजारिका सेतु। तो द ब्रिज स्पैन ओवर लोहित रिवर विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, बिल्कुल सही बात है। लॉन्गेस्ट ब्रिज है, बिल्कुल सही बात है। दिस इज़ ऑल्सो फेमस एज ढोला सदिया ब्रिज, बिल्कुल सही बात है। तो अगर पहला स्टेटमेंट सही है जो कि बता रहा है कि ये ब्रिज स्पैन था, ब्रिज स्पैन मतलब आपके ब्रिजेस हैं जो कि स्पैन लेंथ के ऐसे हैं, में भी नीचे गर्डर लगा होगा, तो बीम है, ब्रिज है, स्पैन है, ये है। तो ये आर्च तो नहीं हो सकता क्योंकि आर्च ब्रिज तो ऐसे होते हैं। तो आपका यही गलत है कि ये एक टाइप ऑफ आर्च ब्रिज नहीं है। अब हम वापस आते हैं। Who among the following president has appointed maximum number of चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI? तो वो है APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने 6 CGI अपॉइंट किए हैं जो कि मैक्सिमम है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है कि जब लोकसभा से बिल पास होता है, राज्यसभा में जाता है और वहाँ पे से पास नहीं हो पाता, लेकिन बिल ज़रूरी रहता है, तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि आओ जॉइंट सिटिंग बैठा लेते हैं और बिल को पास करते हैं। तो ये लोकपाल लोकायुक्त बिल है जो जॉइंट सिटिंग में पास नहीं हुआ। लेकिन हाँ, डावरी प्रोहिबिशन, आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, बैंकिंग, ये दोनों लोग आपके लोकसभा आपके राज्यसभा दोनों लोग साथ में बुलाए गए, जॉइंट सिटिंग हुआ, इसके हेडिंग आपने जो स्पीकर होते हैं हमारे लोकसभा के वो हेड किए और ये सारे डिसीजंस लिए गए। तो हमारा आंसर हो गया इसका बी कि नहीं बुलाया गया था जॉइंट सिटिंग इस पर। अब अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 द फाइनेंस बिल मस्ट बी पास। तो हमारे पास ऑर्डिनरी बिल होते हैं, हमारे पास फाइनेंस बिल होते हैं कैटेगरी ए कैटेगरी बी के, और हमारे पास होता है मनी बिल, और उसके बाद हमारे पास होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक, तो
ये जो बोल रहे हैं कि फाइनेंस बिल एक हाउस से जब दूसरे हाउस में जाएगा, या हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, मतलब आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है लोकसभा में लेकिन पास ही नहीं हो रहा है, उस पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, तो वो ऐसा कितने दिन तक चल सकता है। तो 75 डेज़ के अंदर आपको उस फाइनेंस बिल पे काम करना ही पड़ेगा, उस पर डिसीजन लेना ही पड़ेगा, डिस्कशन करना ही पड़ेगा, बैठक बुलाई जाएगी लोकसभा की। तो आपका आंसर हो गया सी फॉर कैट। 113, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोक सभा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो मणिपुर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन स्पीकर ऑफ लोक सभा फॉर मोर देन टेन्योर ऑफ लोक सभा। ठीक, एक टेन्योर ऑफ लोक सभा से ज़्यादा ये स्पीकर नहीं रहे। ओके, तो ये थे हुकुम सिंह। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एड हॉक कमेटी। एड हॉक मतलब उसमें लाई गई है, आपके जोड़ी गई है पार्लियामेंट में कि ठीक है आप इस पे काम कर लीजिए। तो आपका रेलवे कन्वेंशन कमेटी था कि इसमें क्या डिफरेंस हो गया, तो जोड़ दिया गया। एड हॉक मतलब एक्स्ट्रा में। जॉइंट कमेटी आपकी बुलाई गई, आपका जॉइंट कमेटी हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब सरकार का कोई ऑफिस है जिसमें सरकार ने किसी को भी अपने तरफ से बैठाया है, और वो पैसा भी देते हैं, और सरकार जब चाहे तो हटा भी सकती है। जैसे सेंसर बोर्ड होता है, तो वो वहाँ पे सरकार अपने हिसाब से बैठाती है, हटा भी सकती है। तो ये है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये एडहॉक नहीं है। ओके। जबकि आपकी कमेटी जो बनती है पार्लियामेंट की, आपकी सिक्योरिटी की, आपकी रेलवे में, तो ये सब एडहॉक है, उसी में ऐड होते हैं। लेकिन ये तो आपका पूरा एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये एडहॉक कमेटी नहीं है, ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ बाउंडेड टू गिव इट्स ओपिनियन टू प्रेसिडेंट आस्क्ड फॉर एडवाइस। तो ये एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होता है, जो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। मान लो उनके पास बिल आई, तो उनके पास कई वीटोज़ होते हैं कि आप सस्पेंशन वीटो लगा दें कि चलो बिल मैंने वापस भेज दिया। आप पॉकेट वीटो लगा दें, जो कि जैल सिंह ने लगाया था एक ही बार, कि हमने आगे कुछ दिया ही नहीं। या आप पूरा ही कर दें कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन आप सिर्फ गवर्नमेंट के एडवाइस पे कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी इसको यूज़ किया था, कि हम सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं कि चलो बताओ कि इस पे क्या करना चाहिए, कैसे होता है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से अगर प्रेसिडेंट ने पूछा है, तो वो क्या ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट बताए ही, एडवाइस करे ही? नहीं, सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, चाहे तो वो करे चाहे तो ना करे। लेकिन मतलब प्रेसिडेंट जो कि फर्स्ट सिटीजन होते हैं हमारे कंट्री के, तो वो करती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि वो बाउंडेड है, और ना ही प्रेसिडेंट बाउंडेड है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को माने ना माने। तो कोई यहाँ बाउंडेड नहीं है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं। आपका दूसरा एडवाइजरी जो ज्यूरिडिक्शन है, ये जो टर्म है वो कहाँ डिफाइन किया गया? आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और ऐसा लिखा गया, तो ये सही है। आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रेसिडेंट हैड रिफर्ड टू एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिलेशन टू दिल्ली लॉ 1951। तो ये पहली बार हुआ था जब प्रेसिडेंट बोले कि चलो थोड़ा सा अपना रिकमेंडेशन दो। तो ये पहली बार हुआ था। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, और बचे सेकंड एंड थर्ड सही है। तो आपका आंसर हो गया बी फॉर बॉल। ओके। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज़ 117। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। तो चराई देव ये हमारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर ओलंपिक्स 2020 की, जैसा मैंने कहा था, पेपर पहले बना था, इसीलिए 2020 के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वॉज द रैंक ऑफ इंडिया एमंग कंट्रीज हु गॉट मेडल इन एथलेटिक्स। तो क्या हुआ कि 48th रैंक थी हमारी टोटल ओलंपिक्स में, ये तो हमें पता है, ठीक। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि एथलेटिक्स में अगर देखा जाए तो क्या रैंक थी, तो वो हमारी थी 18th, जो कि हमारा बी है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो ये देखिए, जब एथलेटिक्स समर गेम्स हुआ था 2020 में ओलंपिक्स, तो ये हमारी इंडिया की 18th रैंक थी, एक गोल्ड मेडल, और कुल मिला के एक ही मेडल, बाकी आपके कुछ भी नहीं मिले थे। और ओवरऑल रैंक आपकी कितनी थी? 48th। ओके। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का। मेन सिंगल गेम वाज वन बाय नोवाक डिजोविक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। वन ऑफ द प्लेयर विनिंग मिक्स डबल वाज राजीव राम, बिल्कुल सही है। रनर अप टीम इज मिक्स्ड डबल वाज ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर हो गया ए। जनरली इसमें ऑल ऑफ द अबव ही होता है, बस कभी कभी होता है कि कोई स्टेटमेंट एकदम ही सही नहीं लगता, वो पता भी चल जाता है, तो वही नहीं होता। बाकी जितने भी आपके स्टेटमेंट दिए जाते हैं ऐसे में, वो ज़्यादातर सही होते हैं अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप ये सब जानें, तो आपको जानने के पर्सपेक्टिव से ये सब स्टेटमेंट देती है। बाकी जो गलत है सो गलत है ही। व्हाट इज़ अ ट्रू अबाउट अ CPU विथ 3.2 क्लॉक स्पीड? तो ठीक है, गीगा हर्ट्ज क्लॉक स्पीड अगर 3.2 है तो इसके बारे में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूट करता है 3.2 मिलियन साइकिल इन 1 सेकेंड। तो आपका 3.2 गीगा हर्ट्ज मतलब 3.2 मिलियन साइकिल 1 सेकेंड है, तो आपका आंसर हो गया बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कर्नल इन एंड्रॉयड स्मार्टफोन? तो होता है लिनक्स कर्नल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्हाट इज़ बेई दाओ? तो बेई दाओ क्या है? ये एक हमारा नेविगेशन सिस्टम है, ठीक। अब विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज फॉर चंद्रयान 2 मिसाइल? तो ये बहुत फेमस हुआ था, अब कुछ नहीं तो माइक थर्ड तो हम लोग जानते ही हैं, तो ये है GSLV MK3, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फुल फॉर्म क्या है RT-PCR का? तो इसका फुल फॉर्म है रियल ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ओके, तो आपका आंसर हो गया बी। फिर विच इज़ प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये बहुत फेमस हुआ था जब कोरोना हुआ था, तो ये है आपका गांधीनगर में। ओके, हु वॉज द चीफ ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमेटी वॉज ड्राफ्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो इसमें जो चीफ बनाया गया था वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक। लॉर्ड भगवान बुलाते थे वो लोग अपने आप को, तो आंसर ए हो गया। चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग। तो हम लोग पहले रीड करते हैं। एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो चेंज इन अदर फैक्टर, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल बढ़ाएंगे तो आपका GDP या GNDI ये सब इंक्रीज़ करेगा, सही बात है। फिर बोलना है देयर इज़ नो चेंज इन अदर फैक्टर, GNDI ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन सब्सिडी। सब्सिडी मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से हेल्प करती है कि अगर सिलेंडर मान लो 1,000 का है तो वो 500 रुपये में दे रही है, फार्मर का फर्टिलाइज़र 600 का है तो वो 300 रुपये में, तो सब्सिडी लगा रही है। तो मतलब कि उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, उतना इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो ये डिक्रीज़ करेगा अगर आप इंक्रीज़ करेंगे सब्सिडी। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अगर आप नॉर्मली भी सोचें थोड़ा पढ़ के तो भी ये स्टेटमेंट दोनों आपको सही लगेंगे। और इसके लिए डीप नॉलेज इकोनॉमिक्स की, ऐसा नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देना है टेक्निकल में। ओके, तो आंसर उसका ए था। 128 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1949 कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल इनकम कमेटी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। हु चेयर द कमेटी? तो आपके जो चेयर थे वो थे प्रोफेसर PC महालनोबिस, उन्होंने चेयर किया था, तो आंसर हो गया सी। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट जनरल फर्टिलिटी रेट? ठीक है, तो क्या ट्रू नहीं है हम देख लेते हैं कि आपका नंबर ऑफ लाइफ्स बर्थ पर 1000 वोमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज़ कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। तो ये आपको गवर्नमेंट बताना चाह रही है कि चलो ये वाली बात है, ठीक। तो इसे कहते हैं फर्टिलिटी रेट, इसे कहते हैं, ठीक। जनरल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज टेकन एज 18 to 54। तो नहीं, ये हमारा 50 या 49 एज तक ही रहता है। तो क्योंकि उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, अब ऐसा नहीं आप रिप्रोडक्शन ही किए जा रहे हैं 50 साल के बाद भी। जनरल फर्टिलिटी रेट ऑफ अर्बन एरिया इज़ मोर देन रूरल एरिया, नहीं, क्योंकि ये भी गलत है। रूरल में हम लोग ज़्यादा नेचर के पास रहते हैं और हमारी फर्टिलिटी रेट वहाँ ज़्यादा होती है, जबकि अर्बन में हम पॉल्यूशन और अदर फैक्टर्स के वजह से भी
यहाँ पे उतनी फर्टिलिटी रेट वीकनेस की वजह से नहीं हो पाती है। तो आपका सेकंड और थर्ड गलत है, जबकि फर्स्ट फर्टिलिटी रेट होता क्या है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर हो गया ओनली वन, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 21-22 what was the India's forex reserve on 31st December 2021? तो ये आपका हो गया 633.6 बिलियन डॉलर। आंसर हो गया आपका बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 व्हाट वाज द ओवरऑल रैंकिंग ऑफ इंडिया? तो ये हमारा 66 था। ओके, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020? तो फिर ये हमारा 69 था, और अभी जो रिसेंट में है वो 79 है। ओके, 2021 में, लेकिन हमें बताना था 2020, तो वो हमारा 69 है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 21-22 अंडर नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी वर टेकन अप फॉर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट हेक्टेयर्स? तो इसका हमारा आंसर है 1.78 लाख हेक्टेयर पे हमने लिया था, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट है, हम लोग जानते हैं, सिविल पढ़े ही हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? तो फुल फॉर्म जो होता है वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ओके, तो हमारा आंसर हो गया सी। 135, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन? तो हड़प्पाज अर्बन कल्चर बिलोंग टू ब्रोंज एज। सही बात है, क्योंकि वहाँ पे ब्रोंज जब तक खोज लिया गया था। ड्यूरिंग हड़प्पा पीरियड पीपल इन गुजरात डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट? नहीं, एलिफेंट नहीं डोमेस्टिकेट करते थे, तो गलत। फिर अमंग डिस्कवर्ड साइड एरिया ऑफ राखी गढ़ी इज़ लेस दैन दैट ऑफ द हड़प्पा? मतलब राखी गढ़ी का जो एरिया था वो कम था हड़प्पा से, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो लार्जेस्ट था। तो आपका पहला वाला ही सही है, बाकी सेकंड थर्ड गलत है। तो इसका आंसर फिर से डी हो जाएगा, दैट इज़ ओनली वन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड वेरी लेस, या कह सकते हैं ना के बराबर? तो आपका जो इसके हिसाब से जो आंसर होता है वो मुझे गृहा लगता है, क्योंकि जान विस जना मतलब लोग कहते थे, और कुला मतलब फैमिली होता था। तो गृहा को काफ़ी कम यूज़ किया गया है, या ना के बराबर, क्योंकि अगर आप इसका प्रूफ देखेंगे तो वो ये रहा कि आपका ये कम्युनिटी बताने के लिए जना वेश, ये लोग ऋग्वेद में सोसाइटी में यूज़ किया जाता था। और जो दूसरा है कि ये जो कुला है, मतलब आपकी जो फैमिली है, ये आपका नॉट मेंशन्ड फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे एग्जैक्टली आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं कि जो वैदिक टर्म है स्टैंड फॉर फैमिली इन वेदा, नॉट मेंशन्ड फ्रीक्वेंटली। और उसके बाद फिर द मोर कॉमन वर्ड यूज्ड इज गृहा। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलता है कि जो जना था विस था, ये तो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे थे। अब गृहा और कुला में यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न था, और गृहा लग रहा था, क्योंकि गृहा मतलब घर होता है, और कुला मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिखा है फैमिली होता है। तो हम लोग ने अभी इसका आंसर देखा कि गृहा जो है ज़्यादा यूज़ होता था, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और कुला उतना नहीं यूज़ होता था। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया, डी। तो कुला फैमिली के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, फैमिली के यूज़ हुआ है गृह, और लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए यूज़ हुआ है जना और विस। तो आपका आंसर हो गया डी फॉर डॉग। 137, हु रोड द प्ले मुद्रा राक्षस? तो ये भी बहुत ही फेमस प्ले है मुद्रा राक्षस। तो ये आपके विशाखा दत्त ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्ट इन द फॉलोइंग? समुद्रगुप्त रूल्ड इन AD 315 to 380। ये समवॉट करेक्ट है,
एक्चुअली 315 नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं, समुद्रगुप्त रूलर भी बहुत बड़े थे, तो आप इसको ले सकते हैं कि 315 से 380 रूल इनका है। समुद्रगुप्त डिफीटेड द प्रिंस ऑफ गंगा यमुना दोआब एंड इनकॉर्पोरेटेड देम इन गुप्ता एम्पायर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो हैं ये बहुत ही वास्ट गए थे, इन्होंने काफ़ी लंबा रूल भी किया और काफ़ी इनकॉर्पोरेट भी किया था। हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। बिल्कुल सही बात है, पहला भी सही, दूसरा भी सही और पहला भी सही। लेकिन अगर आप देखेंगे रूल्ड का 315 से 380, तो मतलब कितने साल हो गए, 65 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया। वैसे तो कहीं कहीं 330 से 380 भी होता है, तो ये थोड़ा सा ठीक भी है। 330 से 380 मतलब 50 साल। अब 65 ईयर तक रूल करना ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा दिख रहा है। तो हम पहले वाले को तो सही नहीं मानेंगे और दूसरे को सही मानेंगे। तो अगर इसके हिसाब से हम आंसर देखते हैं तो हमारा आंसर होता है डी, क्योंकि पहला वाला एक बहुत ही लंबा लाइफ स्पैन हो गया, इतने में कोई रूलर रूल कर नहीं सकता 65 ईयर्स तक। बाकी लिखा भी हर जगह जो रहता है वो 330 से 380, मतलब एक लंबा टाइम पीरियड है 40 साल, वो ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा हो गया 315 से 380। 139, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जगत गुरु बादशाह। ठीक, तो इसे किसे दिया गया था, तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को ये दिया गया था। तो आपका आंसर हो गया सी। अब हम 48 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो किसने क्या बनवाया था, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आगरा में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया था, ए का 1। और जो मोती मस्जिद दिल्ली में है वो औरंगजेब ने बनाया था। तो आपका ए का 1 और डी का 4 इनके हिसाब से भी वही है। फिर हम देखेंगे कि हुमायूं ने क्या बनवाया था, तो जमली मस्जिद या जहांगीर महल। तो अकबर ने जहांगीर महल बनवाया था। तो आपका सी का हो गया सेकंड और बी का हो गया थर्ड, तो हमारा आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। ओके, फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इंडिकेट टू विच आइसलैंड, इट इज़ लोकेटेड इन अंडमान सी। ठीक है, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो, क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, तो इंडिया में अब सब पैसिव हो चुका है, कोई एक्टिव नहीं है। जो ओनली एक्टिव है वो है बैरन आइसलैंड। ओके, हम एंड की तरफ। विच ऑफ इज़ नॉट अ राबी, राबी मतलब विंटर सीजन के जो मेन क्रॉप्स होते हैं, तो पीज़ मटर हमें विंटर में मिलती हैं, मस्टर्ड, सारे पल्सेस, ग्राम, ये सब आपके राबी के ही हैं। लेकिन जो रागी है वो आपके राबी की नहीं है, ये खारिफ के ही है। खारिफ मतलब कि जैसे जो ज़्यादा पानी लेता हो, जैसे आपका हो गया सोयाबीन, कॉटन और राइस, जो लगता ही है कि ज़्यादा पानी लेके फूलेगा, ये सब। तो आपका इसका जो 147 का हो गया रागी। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर स्टेशन ऑफ एनटीपीसी हैज़ गॉट मैक्सिमम कमीशन कैपेसिटी। तो सबसे ज़्यादा विंध्याचल का है, फिर सिपात छत्तीसगढ़ का है। तो लेकिन हमारा आंसर हो गया डी, क्योंकि विंध्याचल मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। फिर यहाँ पे रिवोल्ट लिखा है और नाम लिखे हैं। तो जो चीरो रिवोल्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है भूखान सिंह से रिलेटेड है। तो आपका ए का जो हो गया वो हो गया सेकंड। ठीक है, और हम देख लेते हैं ऑप्शंस अच्छे से। तो आपका ए का हो गया सेकंड, तो ये सेकंड आपके पहले 3 में है। और उसके बाद फिर कूका जो रिवोल्ट है वो है जवाहर भगत ने किया था। तो आपका जो सी हो गया वो हो गया आपका फर्स्ट। तो आपका जो आंसर हो गया डी, क्योंकि आपका फ़कीर जो रिवोल्ट है वो मजनूम शाह ने किया, और आपका जो नायक रिवोल्ट है वो आचर सिंह ने किया। ओके, तो आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, इसमें बोल रहे हैं कि लैंड होल्डर एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1828, नहीं 1838, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। 1848 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग ऑफ लैंड
होल्डर्स एसोसिएशन एंड ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हुआ तो था, लेकिन ये 1851 में हुआ था, एग्जैक्टली पता भी है डेट। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो आपके जो दोनों स्टेटमेंट गलत है वो दिए हैं, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो 145 का आपका गया बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक अर्थ एज इज अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर। सही बात है। और प्री कैम्ब्रियम पीरियड कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 67.6% ऑफ अर्थ हिस्ट्री। नहीं, ये मोर देन 80% है प्री कैम्ब्रियम पीरियड। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा वही है, हम लोग तो अभी बहुत कम में रहते हैं। तो आपका आंसर हो गया पहला सही, दूसरा गलत। तो फर्स्ट इज़ ट्रू, सेकंड इज़ फॉल्स, आपका आंसर हो गया बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 147। अब यहाँ पे फिर ये सीरीज़ ऑफ धारवाड़ सिस्टम है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया है कि ये कौन सी सीरीज़ कहाँ कहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्लोजिपेट सीरीज़ के बारे में जानते हैं कि ये आपका बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। फिर जानते हैं जो चंपारण सीरीज़ है, ये भी फेमस है, ये आउटलाइन ऑफ अरावली सिस्टम इन विसिनिटी ऑफ वडोदरा, मध्य प्रदेश के पास। उसके बाद हम जानते हैं कि जो चैम्पियन सीरीज़ है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैसूर सिटी, एकदम नीचे जो है चेन्नई के पास, बेंगलोर में, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आपका ए का हो गया 1, सी का हो गया सेकंड, बी का हो गया फोर्थ। तो इससे जो आंसर निकला वो हुआ सी, हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ 148। ये भी नेम ऑफ पास है और ये इसकी प्रॉपर्टी और सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो दिपुहू हमारा पास है, ये कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू मैंडले, मतलब म्यांमार, जो एकदम हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो आपका एक हो गया 4। आपका जो ये बी है मुलिंगला, ये भी एक पास है। और जैसा कि हम जान सकते हैं कि ये मुलिंगला थोड़ा सा तिब्बत टाइप का आ रहा है, तो उत्तराखंड आपका तिब्बत से लगा हुआ है, वहाँ से है। फिर ये है पेंसिला, ये कश्मीर को कारगिल आपका चला गया पी से पाकिस्तान की तरफ। और ये मुंगिला थोड़ा सा तिब्बत नेम की तरफ। और ये बरालच्चा जो है, ये हम जान सकते हैं कि लेह के पास, मनाली के पास हो सकता है। तो आपका डी का हो गया 1। सो मैच करेंगे अगर, तो ए का 4, बी का सेकंड और डी का 1। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया डी फॉर डॉग। अब 149 क्वेश्चन, ये फिर स्टेटमेंट है, हमें रीड करना है। इंडिया हैज़ 615 आइसलैंड आउट ऑफ 427 लाइन बे ऑफ बंगाल। 615 नहीं, बहुत छोटे छोटे 1200 के आसपास या 1000 इतने के आसपास हैं। और 527 नहीं, 572 बे ऑफ बंगाल में है। तो ये तो एकदम ही गलत हो गया। उसके बाद मेन आइसलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार, हम लोग जानते हैं, ये पढ़ते हैं कि अरेबियन सी का हमारा लक्षद्वीप है। और आपका बे ऑफ बंगाल का अंडमान निकोबार फेमस है। अंडमान आइसलैंड एंड निकोबार आइसलैंड आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल। बिल्कुल सही बात है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो आपका सेकंड थर्ड सही, फर्स्ट गलत। तो जो आंसर होता है वो होता है डी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये डैम्स बता रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो जितना हम लोग को डैम के बारे में पता है, तो सबसे जो ज़्यादा लेंथ है वो हमारी राजघाट की है। तो राजघाट है। उसके बाद इंदिरा सागर इसमें सबसे कम पे बैठता है। तो इंदिरा सागर पीछे 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 पीछे, ठीक है। और राजघाट इन दोनों में ऊपर, ठीक। फिर सरदार सरोवर डैम का बहुत नाम सुना है, तो वो ऊपर आता है, तो दोनों में है। फिर आता है तावा और तुर्रियल। तो इन दोनों में देखा जाए तो तावा बड़ा है। तो हमारा आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। तो आपका 150 का जो आंसर है वो बी हुआ। तो हम लोग का यहाँ पे सारे क्वेश्चन विद प्रूफ के साथ 50 to 150 सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद मे बी शाम तक, आज ही 29 को ही हम लोग सिविल इंजीनियरिंग मतलब पेपर 2 भी पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे।
ओके, टिल देन आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और कमेंट्स में आप बता सकते हैं आपके कितने मार्क्स हैं, और फिर हम लोग एनालिसिस भी डालेंगे इस चैनल पे कि क्या हो सकता है कट ऑफ पेपर इजी हार्ड. सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब इट. थैंक यू, बाय बाय.